मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक लड़की हाँफती हुई दौड़ती हुई आती है और स्टेशन पर खड़ी हुई लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाती है। और वह जब उस ट्रेन में चढ़ती है तो वह स्लीपर कोच में जाती है। जब वह उस स्लीपर कोच में जाती है तो स्लीपर कोच में एक सीट पर बैठे हुए एक लड़के से हाथ जोड़कर वह कहती है कि भैया प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और वह लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले वह लड़की उस सीट के नीचे जाकर के छुप जाती है और अपनी सांस रोके वह लड़की लगातार उसी सीट के नीचे छिपी रहती है। यह लड़की कौन थी और यह लड़की भागकर कहां से आई थी, कहां जाना चाहती थी, हेल्प क्यों मांग रही थी, यह सब इस कहानी में आगे हम जानने वाले हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए इस कहानी को अपने जानने पहचानने वालों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मुंबई की। मुंबई का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है बांद्रा। बांद्रा से गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई थी। सूरज ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। कुछ समय बाद सूरज देखता है कि एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आती है। वो बुरी तरीके से हाँफ रही थी, उसका चेहरा लाल था, वह बहुत परेशान थी। वह लड़की आती है और उसी स्टेशन पर खड़ी हुई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाती है और जैसे ही वो स्लीपर कोच में जाती है, वो स्लीपर कोच में बैठे हुए सूरज के पास पहुंच जाती है और सूरज से हाथ जोड़कर कहती है कि भैया प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो वो लोग मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, मेरे जीवन को नरक बना देंगे। लड़का सूरज जिससे पहले कुछ समझ पाता, वह लड़की शीघ्रता से उसी सीट के नीचे जाकर के छुप जाती है। लगभग 20 से 30 मिनट बाद जब ट्रेन वहां से हॉर्न बजाते हुए रवाना होती है तो उस ट्रेन के चलने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद वह लड़की सीट से बाहर निकलती है और उसी सीट पर लड़के के साथ बैठ जाती है। जब सूरज ने उस लड़की की ओर देखा तो उसे लगा कि जब ये लड़की आई थी तब बहुत परेशान थी, इसके चेहरे पर चिंता के बहुत ज्यादा भाव थे। लेकिन अब यह लड़की का चेहरा जो है वो सामान्य सा दिखता है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि लड़की पहले परेशान थी अब सामान्य है? इसलिए सब पता करने के लिए सूरज उस लड़की की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम अंजलि है। तो सूरज ने कहा कि जब कुछ समय पहले ही जब आप दौड़ती हुई आई थी तो आप बहुत परेशान थी, आप हाँफ रही थी, ऐसा लगता था जैसे आपका जीवन खतरे में हो और आप लगातार इसी बात के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आखिर क्या वजह है, क्या घटनाक्रम रहा जिसकी वजह से आप यहाँ सब दौड़ती हुई आई हो और आपकी जिंदगी खतरे में थी? तो वह लड़की बताती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और वो लोग मुझे पकड़ना चाहते थे और मैं उन लोगों की नजरों से बचकर जैसे तैसे यहाँ पर आई हूँ और मैं इस ट्रेन में आके बैठ गई हूँ। क्योंकि अब ट्रेन रवाना हो गई है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग लौट गए होंगे, वापस हो गए होंगे, उन्होंने मुझे नहीं देख पाया है। अब मेरी जिंदगी जो बर्बाद होने वाली थी, अब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सुरक्षित समझती हूँ, सेफ समझती हूँ, इसीलिए मेरे चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं। ट्रेन सरपट दौड़ी चली जा रही थी और सूरज अंजलि से लगातार बातें कर रहा था, उसके पास्ट को जानने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है और अंजलि को नींद आने लगती है। जब अंजलि को नींद आती है तो वह सूरज के कंधे पर अपना सर टेक करके सो जाती है। सूरज उसको सहारा देता है। 3 घंटे हो जाते हैं और वह अंजलि लगातार सोई जा रही थी। 3 घंटे के बाद जब अंजलि की आंख खुलती है, उसकी नींद टूटती है, तो उसे पता चलता है कि उस पिछले 3 घंटे से वह सूरज के कंधे पर अपना सर रखे हुए थी। तो वह सूरज को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने उसको डिस्टर्ब किया है, उसको परेशान किया है, उसको यात्रा को उसने ठीक प्रकार से उसे नहीं करने दिया, इसके लिए वह उससे क्षमा मांगती है, उसको सॉरी बोलती है। तो सूरज उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, दरअसल आपको नींद आ रही थी और पैसेंजर बहुत ज्यादा थे, इस वजह से मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा,
लेकिन अगर अभी भी आपको नींद है तो अब आप आराम से सो जाइए, क्योंकि अब रात का समय हो चुका है, लगभग रात के 9 बजे हैं और सो जाना ही बेहतर है। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, आप अपनी सीट पर बैठो और मैं अपने बैग में से एक चादर निकालकर इस फ्लोर पर, फर्श पर बिछा लेती हूँ और यहीं सो जाती हूँ। तो सूरज कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फर्श पर मत लेटिए, मैं फर्श पर लेट जाऊंगा, आप सीट पर लेटिए। तब दोनों लोगों में एग्रीमेंट होता है और सूरज और अंजलि एक ही सीट पर दोनों लोग चादर ओढ़कर सो जाते हैं। बांद्रा से गोरखपुर तक जो ट्रेन चलती थी, अब ट्रेन धीरे धीरे चलते चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आ चुकी थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती है तो अंजलि और सूरज दोनों लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। तब अंजलि ने सूरज को पूछा कि दरअसल आपको जाना कहाँ है। तो सूरज ने बताया कि एक्चुअली वह मुंबई में रेलवे का एग्जाम देने के लिए गया था, अब उसका एग्जाम खत्म हो गया, इसलिए वह मुंबई से वापस आया है। उसका अपना घर इसी लखनऊ में है और उसे वो अपने घर जाना है। तो अंजलि उससे कहती है कि दरअसल आना तो उसे भी लखनऊ ही था और मैं लखनऊ आ भी गई हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो सूरज कहता है कि अब क्या बात है, आपने तो मुझे रास्ते में बताया था कि लखनऊ में आपके रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनके साथ आपको रुकना है। तो अंजलि बताती है कि जब मैं घर से निकली थी तो मेरी माँ ने मुझे मेरे जो रिश्तेदार है उनका एड्रेस लिख करके दिया था। अब वो एड्रेस वाली पर्ची में जल्दबाजी में घर पे ही छोड़कर आ गई हूँ, अब मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। और अगर मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ तो जो लोग मुझे पकड़ना चाहते थे वो मेरा नंबर ट्रेस करके, मेरी लोकेशन देख करके यहाँ आ सकते हैं और मुझे पकड़ कर ले जा सकते हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों तक अपनी माँ से संपर्क भी नहीं कर पाऊंगी। जब ये सब हाल अंजलि का सूरज ने देखा तो वो कहता है कि दरअसल अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मैं निकलता हूँ। और वो उसको बाय बोलकर वहां से जैसे ही जाने को होता है, अंजलि एकदम मायूस हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज ने जब अंजलि को रोते हुए देखा तो उसने कहा कि रोने का कारण, तो वो कहती है कि वो इस शहर में अनजान है, न जाने उसके रिलेटिव्स कहाँ रहते होंगे, उसका एक्चुअल एड्रेस उसके दिमाग में नहीं है, उसे नहीं मालूम, इसलिए अगर हो सके तो वह उसको उसके घर ले जाए और कुछ दिन तक वह उसके घर में रह लेगी और जैसे ही एड्रेस का पता चलेगा और वो उसका घर छोड़कर वह रिश्तेदारों के पास चली जाएगी। तो जब सूरज ने सुना कि अंजलि उसके साथ उसके घर रहना चाहती है तो पहले तो वह असहज हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि वह एक अनजान लड़की को अपने घर में ले जाएगा तो उसके माँ बाप, भाई बंधु क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी उसे लगा कि लड़की अनजान है, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वह आखिर उस अंजलि को अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जैसे ही सूरज अंजलि के साथ अपने घर पहुंचता है तो वह घर पहुंच करके अपना जो डोर बेल था उसको प्रेस करता है, उसको दबाता है। जल्दी से ही सूरज की बहन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल के जब वो दृश्य देखती है तो एकदम अचंभित रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। वह तेजी से चीखने लगती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि मम्मी, भैया जो रेलवे का एग्जाम देने गया था ना सिर्फ उसने एग्जाम दिया है बल्कि वह अपना रिजल्ट भी साथ लेकर आया है और वह किसी लड़की को अपने साथ ले आया है। तो जैसे उसके माँ बाप ने सुना उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो तब तक अंजलि और सूरज घर में एंट्री कर चुके थे। सूरज उस लड़की की जो पुरानी दास्तान थी वो सब अपने माँ बाप को बताता है और कहता है कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे, वो इसको किडनैप करना चाहते थे, इसको पकड़ना चाहते थे, इसकी जिंदगी तबाह करना चाहते थे। एक्चुअली वो लखनऊ में अपने रिलेटिव्स के पास आई है, लेकिन उस रिलेटिव्स का जो एड्रेस है वो गलती से वो पर्ची एड्रेस वाली अपने घर पे ही छोड़ के आ गई। अब उसे एड्रेस नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ है। तो वो बताती है कि कुछ दिन वो आपके घर पे रहेगी और उसके बाद जैसे ही पता चलेगा वह हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। तो जब सूरज के पेरेंट्स को लगा कि कहीं ना कहीं बच्ची परेशान है तो हमने भी इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो अंजलि को घर में रुकने की अनुमति दे देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर सूरज के घर में शादी का माहौल था। लगभग 15 दिन बाद सूरज की बहन की शादी थी। सभी पूरा परिवार शादी में जुटा हुआ था, इसलिए सूरज के पिता अंजलि को बताते हैं कि बेटा लगभग 15 दिन तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तब तक आप हमारे घर में रुकिए और जैसे हमारी बेटी की शादी हो जाएगी उसके बाद जो भी आपके रिलेटिव्स हैं हम उनका एड्रेस पता करके आपको उनके घर तक छोड़ देंगे।
इस बात पर अंजलि भी सहमत हो जाती है और कहती है कि अंकल जी कोई बात नहीं, आप अपने शादी विवाह का जो भी कार्यक्रम है उसको करिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। इधर जब 10 से 12 दिन अंजलि को रहते रहते सूरज के घर में हो गए थे, वह पूरी तरीके से परिवार के प्रत्येक सदस्य से घुल मिल चुकी थी। उसके व्यवहार से सभी लोग खुश थे। चूंकि अंजलि का काम था सुबह जल्दी उठना, घर का साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना, सभी लोगों के लिए नाश्ता तैयार करना, हर काम में वह हाथ बटाती थी। यहाँ तक कि सूरज की बहन की शादी के लिए जो कपड़े शॉपिंग किए जाने थे, खरीदारी की जानी थी, उस खरीदारी में भी अंजलि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आखिर वह बारात का दिन आने से ठीक 2 दिन पहले ही जो सूरज था, सूरज की बहन के ससुराली पक्ष की तरफ से सूरज के पिता के पास एक फोन आता है और उधर से लड़के का पिता कहता है कि भाई साहब 2 दिन बाद बारात आनी है और अभी तक जो विवाह में पैसा तय हुआ था वो रकम आपने हमें अदा नहीं की है। जब तक आप हमें ये रकम आज ही अदा नहीं करोगे तो हम आपके दरवाजे पर बारात लेकर नहीं आएंगे। जैसे इस स्टेटमेंट को सूरज के पिता ने सुना, उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्हें लगा कि वो इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आएंगे। दरअसल उन्हें शादी के लिए 5 लाख रुपए की राशि चुकानी थी। सूरज के पिता के पास 4 लाख रुपए का इंतजाम था। सूरज का परिवार बहुत ज्यादा अमीर घराना भी नहीं था, जैसे तैसे भरण पोषण करता था। उन्होंने रिश्तेदारों से सहायता लेकर 4 लाख रुपए एकत्रित किए थे। अब और कोई व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सूरज का पूरा परिवार एकदम चिंता में डूब जाता है। जैसे अंजलि को पता चला कि सूरज की बहन के ससुराल के लोगों ने पैसे की डिमांड की है और शादी से पहले भी पूरा पैसा लेना चाहते हैं और उस पैसे को अदा करने के लिए केवल उनके पास फिलहाल 4 लाख रुपए हैं, अदा करने के लिए उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो जैसे अंजलि को यह सब पता चलता है, वह तुरंत सूरज के पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि अंकल जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे रखे, मैं आपको पैसे दे देती हूँ और तब तक बहन की शादी करिए, हमारी बहन की शादी करिए और शादी के बाद आप मुझे मेरा पैसा वापस कर देना। अंजलि अपना बैग खोलकर 1 लाख रुपए निकाल कर लाती है और सूरज के पिता को वो पैसे थमा देती है। जैसे ही अंजलि का ये व्यवहार देखा, परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी लोग खुश थे। पैसा अदा करने के बाद 2 दिन बाद दरवाजे पर बारात आती है। पूरे धूमधाम से विवाह होता है और सूरज की बहन को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है। ये 15 दिन का समय कब गुजर गया, अंजलि को इसकी भनक तक नहीं लगी। कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में अंजलि ने सूरज के परिवार के सदस्यों के दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली थी। उसके व्यवहार से परिवार का हर एक सदस्य खुश था। न सिर्फ परिवार के सदस्य खुश थे, बल्कि पड़ोस में रहने वाले सभी लोग भी अंजलि की तारीफ कर रहे थे कि वो एक नेक दिल इंसान है, जिसने उसकी बेटी की बारात से पहले जो डिमांड पैसे की थी ससुराली पक्ष ने, उसकी बात खराब होने से बचा लिया उस बच्ची ने और 1 लाख रुपए अदा करके उसने गरीब की इज्जत बचा ली। यह बात चारों तरफ समाज में चर्चा का विषय थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता आता है और शादी के लगभग 7 दिन गुजर जाने के बाद अचानक से सूरज के पिता के दिमाग में एक बात आती है, अरे मैंने अंजलि को उसके रिलेटिव्स के पास पहुंचाना था, लेकिन इस शादी विवाह के चक्कर में मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो वो अंजलि से कहते हैं कि बेटा मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, और दरअसल बहुत समय हो गया, हमने आपसे वादा किया था कि शादी के जस्ट बाद हम आपके रिश्तेदारों का एड्रेस पता करके हम आपको वहां तक छोड़ देंगे, लेकिन बेटा व्यस्तता के कारण हम आपको नहीं छोड़ पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अंजलि ने कहा कि अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं, अब आप मुझे छोड़ दीजिएगा, दरअसल आप लोग भी बिजी थे इसलिए मैंने भी आपसे नहीं कहा। धीरे धीरे जब वह दिन आ ही जाता है जिस दिन अंजलि को सूरज के घर से जाना था, तो जैसे ही वह सूरज के घर से जाने को होती है, वो अपना बैग पैक कर रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी बैग में, तभी उसके कमरे में सूरज जाता है और अंजलि से धीरे से कहता है कि अंजलि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके सामने मैं कुछ फ्यूचर को लेकर एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो अंजलि कहती है कि हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो बेझिझक आप मुझसे अपनी दिल की बात कह सकते हो। तो सूरज ने कहा कि दरअसल अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे शादी की बात सूरज की जुबान से अंजलि ने सुनी तो वह भी एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि मैं शादी के लिए तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन यह बात अपने माँ बाप से पहले पूछ लीजिए, कहीं उनको ऐतराज नहीं हो। तो सूरज कहता है कि मम्मी पापा से पूछने के बाद ही
मैंने आपके सामने ये शादी का प्रस्ताव रखा है। तो अंजलि शादी के लिए खुश हो जाती है, शादी के लिए बिल्कुल एग्री हो जाती है, लेकिन सूरज से एक बात कहती है कि सूरज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप मेरा प्रेजेंट नहीं जानते, आप मेरा पास्ट नहीं जानते, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते, मेरे माँ बाप क्या करते थे वो आपको कुछ नहीं मालूम, मेरा घर परिवार के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, और ऐसी हालत में आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ना हो कि कल आने वाले भविष्य में जब मेरी सच्चाई आपके सामने आए तो मुझे आप धुतकार दो, मुझे बेसहारा छोड़ दो। इसलिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं उसकी हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे सूरज के सामने अंजलि ने अपने पास्ट को रखने की बात कही, सूरज ने कहा ठीक है, बताओ आपका क्या अतीत रहा है। तो सूरज को अंजलि अपने अतीत की एक ऐसी कहानी सुनाती है। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य होने पर मजबूर हो जाएंगे। अंजलि सूरज को बताती है कि दरअसल वह जिस परिवार से बिलोंग करती है, उसकी माँ एक कोठे पर वेश्या का काम करती थी, अपना जिस्म बेचती थी। माँ ने अपना जिस्म क्यों बेचा, वह कोठे पर क्यों गई, उसकी क्या मजबूरी रही, वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन जब मेरी माँ कोठे पर काम करती रही तो अंजलि बताती है कि उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बनना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तब उसकी माँ ने कोठेदार मालकिन से कहा कि आप मेरी बच्ची को पढ़ा दीजिए, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है। तो कोठेदार मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हारी बच्ची को पढ़ाने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन आपने मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, और प्रॉमिस ये कि तुम्हारी बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी, वो 18 साल के उम्र को पार कर जाएगी, तो उसने भी इसी कोठे पर बैठना होगा, उसे भी अपना जिस्म बेचना होगा, उसने भी ग्राहकों को संभालना होगा। इस बात पर उसकी माँ एग्री हो जाती है। अंजलि की कहानी के अनुसार कोठेदार मालकिन ने अंजलि को खूब पढ़ाया। अंजलि ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, लेकिन ऐसा करते करते तब तक उसकी उम्र 18 की हो चुकी थी। अंजलि सूरज को बताती है कि दरअसल जिस दिन मेरी आपसे मुलाकात हुई थी बांद्रा स्टेशन पर, उस दिन मेरा सौदा तय होने वाला था, मेरी बोली लगाई जानी थी। अमीर घराने के लोग उस दिन मेरे जिस्म से खेलने की तैयारी कर रहे थे, और जब वो ये सूचना मुझे मिली तो ये प्रस्ताव मैंने अपनी माँ के सामने रखा, और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने मुझे इसीलिए जन्म दिया था कि मैं कोठे की तवाइफ बन जाऊं, आपने मुझे इसीलिए पढ़ाया था कि मैं अपने जिस्म का सौदा करने लगूं और ग्राहकों को संतुष्ट करने लगूं। माँ, मेरी अंतरात्मा नहीं कहती कि मैं इस काम को करूं। जब अपनी बच्ची को बिलखते हुए देखा, अपनी परेशानी बताते हुए देखा, तो अंजलि बताती है कि उसकी माँ ने उससे कहा कि मेरी बच्ची, मैंने अब तक जो भी पैसा कुछ कमाया है, कुछ जो सोना चांदी मैंने खरीदा है, वह सब सोना चांदी निकाल करके अंजलि के सामने रखती है, और 5 लाख रुपए की नगद राशि अंजलि को देती है। बैग में उसके कपड़े पैक करती है और उससे कहती है कि मेरी बच्ची, तू भाग जा, इतनी दूर चली जा यहाँ से कि ये जिस्म नोचने वाले सौदागर तेरी छाया तक न देख पाए। और उसी लिए वह घर छोड़ करके भाग निकली थी। और जब कोठेदार मालकिन को पता चला कि लड़की यहाँ से अपना बैग उठाकर भाग निकली है, तो उसने उसके पीछा करने के लिए 3 से 4 लोग लगा दिए थे, और जैसे तैसे वह बचकर बांद्रा के स्टेशन पर आई और ट्रेन में बैठकर वो आपके साथ चली आई। जैसे ही सूरज ने सच्चाई को सुना, ये सच्चाई उसने अपने माँ बाप को बताई, तो सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे घर में जो पिछले 20 दिनों से लड़की रह रही है, वह कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि कोठे पर काम करने वाली एक तवाइफ की बेटी है, एक वेश्या की बेटी है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि जब समाज को ये सब पता चलेगा कि अंजलि एक तवाइफ की बेटी है, तो हमारी मान हानि होगी, समाज में हमें निंदा का कारण बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा, हम हरगिज अपने बच्चे की शादी अब आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है, और जितनी जल्दी संभव हो आप यहाँ से निकल जाइएगा। लड़की उधेड़बुन में लगी हुई थी। इधर जो सूरज की बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसको ये सूचना दी जाती है। सूरज की बहन की शादी लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ही की गई थी, और जैसी सूचना सूरज की बहन को मिलती है, वह तत्काल अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती है। और जैसी वो मायके आती है तो वो देखती है कि अंजलि एक ऑटो में बैठ रही है और वो जाने की तैयारी कर रही है। तभी वो ऑटो ड्राइवर से कहती है कि भैया गाड़ी रोकी। वो अंजलि को उस ऑटो में से उतारती है और कहती है कि अंजलि, तुम कहाँ जा रही हो?
तो अंजलि बताती है कि अब वह कहीं जाएगी, कहाँ जाएगी उसे खुद नहीं मालूम, वह जिएगी भी या वो अपनी आत्महत्या कर लेगी, क्या करेगी उसे कुछ नहीं मालूम। और यह बात कहकर अंजलि सूरज की बहन के गले लगकर रोने लगती है। जैसे ही बिलखते हुए उस बच्ची को देखा, सूरज की बहन ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, याद करो वो दिन जब मेरी शादी से 2 दिन पहले मेरे ससुराल के लोगों ने पैसे की डिमांड की थी। समाज के सभी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे, सभी रिश्तेदारों ने सहायता करने से मना कर दिया था। उस समय इसी लड़की ने आपकी सहायता की थी। जब सहायता की तब ये तवाइफ की बेटी नहीं थी, और जब शादी की बात आती है तो आप कहते हो कि ये तवाइफ की बेटी है और हम एक तवाइफ की बेटी से अपने बच्चे की शादी कैसे करें। ये बहुत ही घटिया किस्म की सोच है। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसकी सहायता ले ली, लेकिन आज वह बेसहारा है, ना जाने लखनऊ की गलियों में कहां भटकेगी, ना जाने कितने दरिंदे इसके जिस्म को नोचेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। इस बात पर सूरज के पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरी बच्ची, तो तुम ही बताओ हम क्या करें। तब सूरज की बहन उनको बताती है कि ये बहुत नेक लड़की है, इसकी माँ तवाइफ है पर ये तवाइफ नहीं है, ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसके व्यवहार से हम सब लोग खुश रहे हैं, इसने समाज में हमारा मान सम्मान रखा है, इसलिए हम सब लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि हम इसके मान सम्मान की रक्षा करें। जैसे ये बात अपनी बच्ची की जुबान से सूरज के पिता ने सुनी, कहीं ना कहीं वो भी भावुक हो गए और अपनी बच्ची से बोले मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो। और उन्होंने अंजलि से कहा कि अंजलि अब तुम घर में चलो। अंजलि को वो लोग सभी घर में ले जाते हैं और लगभग 7 दिन बाद 15 दिन बाद पंडित जी के द्वारा एक तारीख फिक्स की जाती है और उस तारीख पर सूरज और अंजलि की धूमधाम से शादी होती है। सभी रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है, सभी अड़ोसियों पड़ोसियों को शामिल किया जाता है और इस प्रकार एक लड़की जो कि एक तवाइफ की बेटी थी, जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, उस बर्बाद होने वाली जिंदगी को कहीं ना कहीं सूरज और उसके पिता ने संभाल लिया था और उस बच्ची की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कुछ सबक ले सके और समाज में होने वाली अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस संसार में न जाने कितने जिस्म के सौदागर हैं। जब ये लोग कोठे पर जाते हैं तो वहां पर कोठे पर बैठी हुई महिलाओं से, लड़कियों से उनकी जाति नहीं पूछते, उनका धर्म नहीं पूछते, बल्कि उनके चमड़े से खेलना चाहते हैं, उनके जिस्म से खेलना चाहते हैं। तब वो वैसे नहीं होती, लेकिन जब वही लड़की हमेशा हमेशा के लिए पत्नी के रूप में उनके घर में आना चाहती है तो इन लोगों के दिमाग को सांप सूंघ जाता है, इन लोगों की समाज में मान हानि होने लगती है। और जब यही दरिंदे कोठे पर उनके जिस्म के साथ खेलते हैं तो इनको बहुत अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो ये थी आज की सच्ची कहानी। मैं एक बार फिर जाते जाते अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे उम्मीद मिलती है। दोस्तों, ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की सच्ची कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।